नमस्कार, बहुत स्वागत आपका स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की, क्योंकि जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हुए आतंकी हमले की जांच तेज हो गई है। आतंकी हमले की जांच के लिए एनआईए की टीम गांदरबल पहुंच गई। जम्मू कश्मीर में यह आतंकी हमला ऐसे वक्त में हुआ जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने कुछ ही दिन पहले जम्मू कश्मीर की कमान संभाली है। यही वजह है कि इस आतंकी वारदात को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। देखिए रिपोर्ट। चंद रोज ही बीते हैं जब उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में सत्ता संभालने की शपथ ली है, लेकिन नई सरकार के सत्तासीन होते ही जम्मू कश्मीर पर आतंक की मुसीबत टूट पड़ी है। महज 3 दिन के भीतर ये दूसरा मौका है जब जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया। यही वजह है कि इस वारदात पर गृह मंत्रालय की तरफ से दहशतगर्दों को कड़ी चेतावनी जारी की गई है। जम्मू कश्मीर के गगनगीर में नागरिकों पर कायरतापूर्ण आतंकी हमला घृणित कार्य है। इस जघन्य कृत्य में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें हमारे सुरक्षा बलों से कड़ी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। अपार दुख की इस घड़ी में मैं मृतकों के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। गांदरबल आतंकी हमले में केंद्रीय गृह सचिव ने डीजीपी से हमले की जानकारी ली है। गृह सचिव ने काउंटर ऑपरेशन को लेकर भी डीजीपी के साथ चर्चा की है। हमले के बाद पूरा जम्मू कश्मीर हाई अलर्ट पर है। इस आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस का रिएक्शन भी आया है। राहुल गांधी ने हमले को कायरतापूर्ण और अक्षम्य बताया है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकी हमले में एक डॉक्टर और प्रवासी मजदूरों समेत कई लोगों की हत्या बहुत ही कायरतापूर्ण और अक्षम्य अपराध है। सभी शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। आतंकियों का यह दुस्साहस जम्मू कश्मीर में निर्माण का क्रम और लोगों का विश्वास कभी नहीं तोड़ पाएगा। आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में पूरा देश एकजुट है। क्या वो समझते हैं इससे यहाँ पाकिस्तान बनेगा? आज कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं वहाँ से और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला ख़त्म हो और हम लोग आगे बढ़ें, हम लोग मुश्किलों से निकल सकें। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूँ, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। हमें मेहरबानी करके इज्जत से रहने दीजिए, तरक्की करने दीजिए। तब तक आप ये हम लोगों को मुसीबत में डालते रहेंगे। केंद्र सरकार की भी नज़र इसके ऊपर है, पर जिस तरीके से नई सरकार के गठन के तुरंत बाद इस तरीके की घटनाएं वापस से शुरू हुई हैं, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है। मुझे लगता है राज्य सरकार की भी ये जिम्मेदारी है कि इन बातों को गंभीरता से लेते हुए इस बात को सुनिश्चित करे। एक लंबे समय तक जब केंद्र के शासन में वहाँ पर कार्य को देखा जा रहा था, इस तरीके की घटनाओं में पूरी तरीके से रोक लग गई। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने आतंकी हमले पर जम्मू कश्मीर की सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की गठबंधन सरकार को घेर लिया। राहुल गांधी से पूछता हूं और फारूक अब्दुल्ला से, जब आतंकवादियों के समर्थन देने वाली पार्टी की सरकार हो तो ये घटना होना स्वाभाविक है। इनकी जुबान तो खुलेगी नहीं। उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री, राहुल गांधी संरक्षक, फारूक अब्दुल्ला डायरेक्टर,
अब पाकिस्तान से बात करेंगे। जो परिवार जिन्होंने ये अपने लोग खोए हैं, उनको मैं भगवान से यही दुआ करूं कि भगवान उनको हिम्मत दे, शक्ति दे, ताकि वो इस हादसे को बर्दाश्त करें। जो सदमा इनको लगा है इसको बर्दाश्त कर सकें। बाकी यह है कि जहां तक ताल्लुक है, हालात तो सुधारने पड़ेंगे और सुधरेंगे और टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन जहां तक ताल्लुक है कि जिन लोगों ने ये किया है उनके लिए एलजी साहब ने भी कहा है। इस मुद्दे पर पीडीपी ने एक बार फिर बातचीत के जरिए समाधान का जिक्र किया है। किसी भी माशरे के अंदर, किसी भी सोसाइटी के अंदर जो वायलेंस है, इसकी कोई जगह नहीं है, ना इसका कोई आप इसको किसी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी किस्म की वायलेंस हो। और जहाँ 7 लोगों ने जो बेचारे यहाँ पे अपने घरों से दूर मजदूरी का काम करने आए थे या उनके लिए 2 वक्त की रोटी कमाने आए थे, निहत्ते थे, ऐसे लोगों को मारने से मैं समझता हूँ कि किसी भी मसले का हल नहीं हो सकता है, या कोई भी जो बात रखने का भी अगर कोई तरीका है, मैं समझता हूँ एक सिविल सोसाइटी के अंदर इस वायलेंस की कोई जगह नहीं है। कुल मिलाकर के देखें तो पाकिस्तान अपराजित जो आतंकवाद है उसको एक कायरता पूर्ण रूप है। इस प्रकार से लोग जो रोजी रोटी कमाने के लिए दूसरे प्रदेशों से आते हैं, बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं जहां पे वो काम करते हैं, तो इसमें उन पर गोलीबारी करके निहत्थे मजदूरों को मारना कहाँ की सियानत है। कुल मिलाकर के पाकिस्तान अभी भी लगा हुआ है। जैसे सवाल यही है कि आखिर कब तक दहशतगर्दी का यह खूनी खेल चलता रहेगा, कब तक कायर आतंकी छिप छिप कर वार करते रहेंगे। और इस बीच दिल्ली ब्लास्ट मामले में जांच तेज हो गई है। ब्लास्ट की जांच में अब तक क्या मिला, इस धमाके का मकसद क्या था, इसमें कौन कौन शामिल है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। दिवाली से कुछ दिन पहले इस ब्लास्ट ने दिल्ली को डराने की कोशिश जरूर की। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास की दुकानों में लगे शीशे टूट गए। आसमान में धुएं का गुबार उठने लगा और वहां अफरा तफरी मच गई। इस धमाके के फौरन बाद देश की टॉप जांच एजेंसियां मौके पर पहुंच गई। हर एंगल से जांच शुरू हो गई। इस ब्लास्ट के बाद देश की जांच एजेंसियां पड़ताल में जुट गई हैं और अलग अलग एंगल तलाश रही हैं, मसलन नक्सली अटैक, खालिस्तानी लिंक, पाकिस्तानी टेरर या फिर कोई और सिरफिरी साजिश। दरअसल पिछले कुछ वक्त से सीआरपीएफ ने नक्सलियों के खिलाफ एक्शन तेज किया है, जिससे पुलिस को शक है कि नक्सली भी इस धमाके के पीछे हो सकते हैं। सीआरपीएफ स्कूल में अफसरों और जवानों के बच्चे पढ़ते हैं, इसीलिए ये भी हो सकता है कि धमाके के जरिए कोई मैसेज देने की कोशिश की गई हो। वहीं दूसरी ओर खालिस्तानियों के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों की लगातार हो रही बड़ी कार्रवाई भी इस बात का संकेत दे रही है कि इस धमाके के पीछे खालिस्तानी भी हो सकते हैं। फिलहाल जांच एजेंसी खालिस्तान के इस मैसेज की जांच में जुटी है। इसके साथ ही सवाल ये भी है कि आखिर इस ब्लास्ट के पीछे मकसद क्या हो सकता है। सुरक्षा विशेषज्ञों की माने तो जांच का पहला मकसद ये है कि कहीं ये शरारती तत्वों की साजिश तो नहीं। वहीं दूसरा मकसद ये है कि कहीं दिवाली से पहले दिल्ली का माहौल खराब करने की कोशिश तो नहीं की गई। ये भी सामने आ रहा है कि जानबूझकर रविवार का दिन चुना गया, जानो माल का कोई नुकसान ना हो और सिर्फ धमाके के जरिए संदेश दिया जाए। दिल्ली ब्लास्ट में जानबूझकर सीआरपीएफ स्कूल को निशाना बनाया गया है। इस साजिश में एक से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। एनआईए के अधिकारियों की अगुवाई में एफएसएल यानी फॉरेंसिक साइंस की टीम, एनएसजी का बम निरोधक दस्ता और जांच दल भी इस धमाके के कारणों की जांच में जुट चुके हैं।
खुफिया एजेंसी सूत्रों के मुताबिक लोकल मार्केट में सल्फर और क्लोराइड का मिश्रण बड़ी आसानी से मिल जाता है और दीपावली के त्योहार से पहले खुले बाजार में पटाखा बनाने के लिए इस तरह के विस्फोटकों को इस्तेमाल किया जाता है। करीब 3 किलो विस्फोटक मिश्रण को इकट्ठा करने के बाद इसे एक सूती कपड़े में लपेटा गया और इसके बाद इसे धमाके की जगह पर प्लांट किया गया। जानकारी ये भी सामने आई कि धमाके का मकसद ज्यादा से ज्यादा आवाज करना और दहलाना था। साथ ही मकसद ये कि वो अपनी मौजूदगी वारदात वाली जगह पर दर्ज करवा सकें। जांच एजेंसियों का ये भी मानना है कि सुबह के वक्त जिस तरीके से ये विस्फोटक रखा गया है उससे किसी को मारने की फिलहाल प्लानिंग नजर नहीं आ रही है। यहाँ विस्फोटक को प्लांट करके वो सिर्फ एक संदेश देना चाहते थे, ठीक उसी तरह जिस तरीके से इजराइल एम्बेसी में कुछ सालों पहले धमाका हुआ था। और इधर बीकानेर के देशनोक में नाबालिग को भगा कर ले जाने के मामले में नया मोड़ आ गया है। दरअसल नाबालिग लड़की के परिवार वालों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित परिवार का आरोप है कि नोखा में पुलिस की मौजूदगी में उनकी लड़की के साथ उसके प्रेमी ने रेप किया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। सवालों के घेरे में देशनोक थाने की पुलिस। नाबालिग के परिवार के गंभीर आरोप। पुलिस की मौजूदगी में बच्ची से रेप का आरोप। ये सीसीटीवी तस्वीरें नोखा के एक होटल की हैं, जहां नाबालिग लड़की और उसके प्रेमी को पुलिस लेकर पहुंची थी। तस्वीरों में साफ साफ लड़की और लड़के को देखा जा सकता है। पुलिस ने दोनों को अयोध्या में बरामद किया था, जहां से नाबालिग और उसके प्रेमी को वापस देशनोक लाया जा रहा था। आरोप है कि पुलिस ट्रेन से नोखा उतर गई, जहां एक होटल में रात बिताई गई। आरोप है कि उसी होटल में लड़की के साथ रेप हुआ। बीकानेर की देशनोक थाना पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। एक नाबालिग के परिजनों ने पुलिस की मौजूदगी में नाबालिग के साथ दुष्कर्म होने का मामला जो है वो दर्ज करवाया है। फिलहाल इस मामले को दर्ज होने के बाद पुलिस ने अब इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, साथ ही जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि बीकानेर एसपी कावेंद्र सिंह सागर का कहना है कि जिस तरीके से आरोप नाबालिग लड़की के परिवार की तरफ से लगाए गए हैं, उनसे सबूत अभी तक नहीं मिले हैं। साथ ही उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि परिवार को जब बच्ची को सौंपा गया, उससे पहले नारी निकेतन और पुलिस के अलावा मजिस्ट्रेट के सामने उसके बयान दर्ज किए गए थे, लेकिन उसने ऐसा कोई आरोप तब नहीं लगाया। देखिए, पीड़िता के माता पिता की तरफ से कंप्लेन दी गई है। उस कंप्लेन पे हम लोग जांच कर रहे हैं। इस पीड़िता को दस्तयाब करके और सीडब्ल्यूसी के सामने पेश किया गया था। इसके अलावा पुलिस ने भी इसके बयान लिए थे और कोर्ट में भी इसने बयान दिए थे। तो सीडब्ल्यूसी या पुलिस के बयान में या जो भी 164 के बयान हुए, उसमें इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई थी। क्योंकि अब कंप्लेन दी है तो इस पर भी हम लोग गंभीरता से जांच करेंगे। नाबालिग को भगाने का मामला देशनोक थाने में दर्ज है। एक तरफ उसकी जांच की जा रही है, तो वहीं इस बीच नाबालिग ने घर पहुंचने के बाद पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसकी जांच कराई जा रही है। आरोपों की जांच के लिए पुलिस उस होटल भी पहुंची, जहां नाबालिग और उसका प्रेमी पुलिस के साथ ठहरे थे। वहां का सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, लेकिन अगर नाबालिग के लगाए आरोपों में सच्चाई मिलती है तो एक गंभीर मसला है। इस तरह के आरोप पुलिस के कार्मिकों पर लगे हैं, उससे तो ये कहा जा सकता है कि नाबालिग बच्ची के साथ अगर इस तरह का कृत्य किया गया है तो वह बड़े ही गंभीर है। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। और एक खबर जराइम की दुनिया की, यानी अपराध की उस दुनिया की जहां एक किरदार का ऐसा दबदबा कि उस दबदबे की धमक 7 समंदर पार तक सुनाई देती है। खबर है जुर्म की दुनिया के इस आका का एक ऑर्डर आता है तो उसके इशारे पर उसके गुर्गे कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं। आपको दिखाते हैं क्राइम वर्ल्ड के नए गुरुजी यानी लॉरेंस बिश्नोई की ये कहानी, जिसके अपराध के तौर तरीकों ने न सिर्फ खाकी वर्दी वालों की नाक में दम कर रखा है, बल्कि उसकी रोजाना की कमाई ने सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए हैं। देखिए रिपोर्ट।
गुरुजी ने कह दिया, समझो हो गया। जेल से जो ऑर्डर आया, समझो पूरा हो गया। गुरुजी जो कहेंगे सब समझो वैसा ही होगा। क्राइम वर्ल्ड का सनसनीखेज ट्रेलर। ये कहानी है अपराध जगत की उस पाठशाला की जहां एक ही गुरु है और उसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई। जुर्म की दुनिया के इस नए डॉन ने बीते कुछ सालों में जिस तरह का वर्चस्व कायम किया है, वो देश की सुरक्षा एजेंसियों को भी सकते में डालने वाला है। लॉरेंस बिश्नोई ने न सिर्फ दुनिया के कई देशों में नेटवर्क खड़ा किया, बल्कि अपने गैंग को ऑपरेट करने के लिए इतनी कमाई की है कि किसी के भी होश फाख्ता हो जाएं। लेकिन सवाल तो ये भी है कि आखिर गुजरात की साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई कैसे सारे नेटवर्क को ऑपरेट कर रहा है, कैसे वो अपराध जगत में अकूत कमाई कर रहा है, कौन उसकी जराइम की दुनिया का वारिस है। ये सब कुछ समझेंगे, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि आखिर सलाखों के पीछे से 7 समंदर पार तक अपराध का जाल बिछाने वाला लॉरेंस बिश्नोई कौन है। कैसे उसने अपने नेटवर्क को खड़ा किया है, कैसे उसके ऑर्डर पर उसके गुर्गे सब कुछ छोड़कर सिर्फ उसी का कहा मानते हैं। गुरुजी यानी लॉरेंस बिश्नोई, जिसने एक ऐसा गैंग खड़ा किया है जहां ज्यादातर गैंगस्टर ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। न तो गैंग में किसी की गर्लफ्रेंड है और न ही पत्नी, यानी किसी का कोई परिवार नहीं, किसी पर कोई जिम्मेदारी नहीं। बस जिम्मेदारी है तो वो है गुरुजी यानी लॉरेंस बिश्नोई को ऑर्डर पूरा करने की। लॉरेंस बिश्नोई 68 साल के दाऊद इब्राहिम से आधी उम्र का है, लेकिन अपनी 32 सालों की उम्र में उसने जो रुतबा बनाया है उसे देखकर हर कोई हक्का बक्का है। बताया जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई के बुजुर्ग माता पिता सुरक्षा कारणों से किसी सुरक्षित स्थान पर रहते हैं। परिवार में एक लौता छोटा भाई अनमोल बिश्नोई है, जो बड़े भाई की राह पर चलकर अपराध की दुनिया का नेटवर्क संभाल रहा है और उसे लगातार विस्तार देने में लगा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई की क्राइम कंपनी ने हाल में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद अकूत कमाई अर्जित की है और उस कमाई का इस्तेमाल गैंग का नेटवर्क फैलाने में, गैंग के सदस्यों की कानूनी पैरवी में, उनके परिवार के सदस्यों की आर्थिक मदद में, हाईटेक हथियारों की खेप खरीदने में, विदेशी धरती पर बैठे गैंग के बड़े ऑपरेटर्स तक पैसा पहुंचाने में, टारगेट ऑपरेशन में और दूसरी जरूरतों में इस्तेमाल किया जाता है। लॉरेंस बिश्नोई पर काम कर चुके चंडीगढ़ पुलिस के कुछ अधिकारियों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई परिवार से बेहद संपन्न है। उसके पिता जमींदार हैं और उनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी है। भले ही परिवार की संपत्ति का कोई वारिस नहीं है, लेकिन लॉरेंस ने अपनी क्राइम कंपनी चलाने के लिए जो तौर तरीका अपना रखा है वो एक दिन में करोड़ों का खेल कर देता है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि लॉरेंस गैंग ने बकायदा रंगदारी वसूलने के लिए हर किसी से रेट लिस्ट तय कर रखी है। इस रेट लिस्ट में टारगेट के जिंदा रहने की कीमत भी शामिल है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लॉरेंस का गैंग अपने टारगेट की जिंदगी के लिए 50 लाख से 10 करोड़ तक की रकम ऐंठ लेता है। इस गैंग के निशाने पर ज्यादातर वो लोग होते हैं जिनके पास या तो ब्लैक मनी होती है या फिर वो खुद गैर कानूनी तरीके से बेहिसाब दौलत कमा रहे होते हैं। इन लोगों में बुकी भी शामिल हैं। गुरुजी यानी लॉरेंस का ये गैंग किन लोगों से कितनी रकम वसूल करता है, इस लिस्ट पर भी नजर डाल लेते हैं। लग्जरी कारों का शोरूम 5 करोड़, म्यूजिक इंडस्ट्री 5 से 10 करोड़, बिल्डर 2 से 5 करोड़, सराफा कारोबारी 1 से 2 करोड़, प्रॉपर्टी डीलर 2 से 3 करोड़, रेस्टोरेंट स्वीट शॉप 50 लाख से 1 करोड़, सट्टेबाज 2 से 5 करोड़, अवैध कॉल सेंटर 2 से 5 करोड़, शराब कारोबारी 1 से 3 करोड़, हवाला कारोबारी 5 से 10 करोड़। दिलचस्प बात यह है कि लॉरेंस बिश्नोई के अपराध जगत में उसके कई साझीदार हैं।
जो गुरुजी यानी लॉरेंस बिश्नोई के एक इशारे पर किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए ये भी समझते हैं कि आखिर लॉरेंस के अपराध की दुनिया में कौन कौन शामिल है। इस गैंग में पहला नाम आता है अनमोल बिश्नोई का, फिर गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा, सचिन बिश्नोई थापन, ऋतिक बॉक्सर, दीपक बॉक्सर, राजू बसोदी, काला राणा, यूएसए में बैठा लॉरेंस का करीबी हथियारों का सौदागर द्रम्मन कालू और विक्रम बराड़। ये बात जग जाहिर है कि खुद लॉरेंस नवरात्रि में 9 दिन का मौन व्रत रखता है। गैंग के सारे सदस्य जय बलकारी के भक्त हैं और मांस मदिरा से कोसों दूर हैं। और लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। जेल में गैंगस्टर लॉरेंस दिन भर क्या करता है, कैसे रहता है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सलाखों में कैसे रहता है सबसे बड़ा गैंगस्टर। जेल में उपवास, बाहर खून खराबा। पचास लोगों के बैरक में अकेला कैदी। क्या कोई मान सकता है कि नवरात्र में 9 दिन व्रत रखने वाला या हफ्ते में 2 दिन मौन व्रत रखने वाला आदमी किसी की भी हत्या करवा सकता है? शायद नहीं। पर हाल ही में मुंबई में हुए एक नेता की हत्या के बाद साबरमती जेल में बंद एक कैदी को लेकर ये चर्चाएं शुरू हो गई हैं, क्योंकि ये कैदी और कोई नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई है। लॉरेंस ऐसी हाई सिक्योरिटी सेल में बंद है जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। लॉरेंस बिश्नोई हर रोज सुबह 5 बजे उठ जाता है। पूजा पाठ करने के बाद वो कसरत करता है। हर रोज सुबह नियमित एक्सरसाइज करता है। कई बार लंबे वक्त तक लॉरेंस एक्सरसाइज करता रहता है। खाने में फ्रूट ही ज्यादा खाता है। उसके बाद जेल में आराम करता है। नवरात्र के समय 9 दिन तक व्रत रखता है और उसके अलावा हफ्ते में 2 दिन मौन व्रत रखता है। और चलिए इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल अभी के लिए इतना।